हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के वेक्टर का प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इस टॉपिक का थ्योरी डिस्कस कर लिया है और इसका एक प्रॉब्लम का भी एक लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो थ्योरी का अभी तक हम लोगों ने 3 लेक्चर डिस्कस किया है और 1 लेक्चर प्रॉब्लम का डिस्कस किया है। जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे उनके लिए मैं चारों लेक्चर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 3 लेक्चर थ्योरी का है और 1 लेक्चर प्रॉब्लम का है, क्योंकि जब तक आप किसी भी टॉपिक के थ्योरी को आप अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे तब तक आप उसके प्रॉब्लम को नहीं बना सकते हैं। प्रॉब्लम तभी बनेगा जब थ्योरी को अच्छे तरीके से आप समझेंगे। तो कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम बनाया है और उन्हें जो डाउट हुआ है वो डाउट उन्होंने हमसे पूछा है। तो आज जो पहला डाउट हम लोग क्लियर करने वाले हैं वो है एनसीईआरटी के वेक्टर टॉपिक का ये एक्सरसाइज है 10.2। तो एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले सवाल क्या है ये देख लेते हैं। एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 तथा अंतिम बिंदु -5,7 है, तो इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक निकालें। तो एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु है, मान लेते हैं इसको प्रारंभिक बिंदु को A और अंतिम बिंदु को B मान लेते हैं और एरो का निशान से लगा देते हैं। तो ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये अंतिम बिंदु हो गया। तो प्रारंभिक बिंदु का नियामक दिया हुआ है 2,1 और अंतिम बिंदु का भी नियामक दिया हुआ है -5,7। अब आप ये बताइए कि जो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा है उस थ्योरी के हिसाब से अगर किसी बिंदु का नियामक x y z है तो उस बिंदु का स्थिति सदिश क्या होता है? उस बिंदु का स्थिति सदिश होता है xi + yj + zk। तो उस हिसाब से a बिंदु का स्थिति सदिश क्या होगा? a का पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश को अंग्रेजी में पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, शॉर्ट में हम लोग pv लिखते हैं। तो a का pv जो है वो क्या होगा? तो 2i + j, यहाँ पर 2 के साथ i लगा देंगे, 1 के साथ j लगा देंगे और अगर z नियामक होता तो k लगा देते हैं। इसी तरह से b का पोजीशन वेक्टर ये क्या होगा? तो -5i + 7j, दोनों बिंदु का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। अब हम लोगों को क्या पूछ रहा है? तो इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक निकालें। तो पहले हम लोगों को सदिश निकालना होगा तब ना उसका घटक निकालेंगे। तो सदिश मतलब कौन सा सदिश? तो वेक्टर ए बी। तो पहले हम लोगों को वेक्टर ए बी निकालना होगा और वेक्टर ए बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी। तो जो लास्ट वाला बिंदु होता है उसका पहले होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो वेक्टर ए बी = पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखिए, बी का स्थिति सदिश। तो b का पोजीशन वेक्टर कितना है? -5i + 7j माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। तो a का पोजीशन वेक्टर कितना है? 2i + j। इसको सॉल्व करिएगा तो वेक्टर a b = -5i और ये -2i। तो -5i और -2i -7i, यहाँ से 7j और -j, तो 7j - j मतलब हो जाएगा +6j। ठीक है, तो वेक्टर ए बी हम लोगों का निकल गया। अब बताइए कि वेक्टर ए बी का अदिश घटक कौन होगा? तो अगर कोई वेक्टर xi + yj + zk के रूप में है तो x y z जो है वो उसका अदिश घटक होता है। तो उस हिसाब से वेक्टर ए बी का अदिश घटक कौन हो जाएगा? -7 और 6। तो -7 और 6 होगा। और इसका वेक्टर ए बी का सदिश घटक कौन होगा? वेक्टर ए बी का सदिश घटक ये बराबर इसमें i j लगा देंगे तो -7i 6j और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। चलिए, अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 9। यदि वेक्टर a = 2i - j + 2k, वेक्टर b = -i + j - k है, तो वेक्टर a + वेक्टर b के अनुदिश मात्रक सदिश। मात्रक सदिश मतलब होता है इकाई सदिश। तो इकाई सदिश हम लोगों को किस वेक्टर के अलोंग वो पूछ रहा है, किस वेक्टर के अनुदिश वो इकाई सदिश पूछ रहा है। तो वेक्टर a + b के अनुदिश। तो सबसे पहले हम लोगों को वेक्टर a + b निकालना होगा।
तो वेक्टर a प्लस बी कैसे निकलेगा, तो a और b को जोड़ देंगे। a लिखिए 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस b में हो जाएगा माइनस i प्लस जे माइनस k। ठीक है, तो वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 2i और ये प्लस और माइनस माइनस 2i माइनस i हो जाएगा, ये माइनस जे है और ये प्लस जे है, तो माइनस जे और प्लस जे कैंसिल हो जाएगा, 2k और माइनस k, तो 2k माइनस k प्लस k हो जाएगा। इसको मान लेते हैं वेक्टर r, मान लिए। तो वेक्टर a प्लस बी बराबर आ गया i प्लस k, और इसको मान लिया वेक्टर r। तो अब हम लोगों को क्या पूछ रहा है, तो वेक्टर r के अनुदिश इकाई सदिश, हमें वेक्टर r के अनुदिश इकाई सदिश ज्ञात करना है। चलिए, ये तो हम लोग को पता हो गया कि वेक्टर r के अनुदिश इकाई सदिश ज्ञात करना है, और वेक्टर r के अनुदिश इकाई सदिश को r कैप से सूचित किया जाता है, और r कैप बराबर फॉर्मूला होता है वेक्टर r डिवाइडेड बाय मॉड r। ये r कैप क्या होता है, तो ये एक इकाई सदिश है, किसके अनुदिश, तो वेक्टर r के अनुदिश, और r कैप इज इक्वल टू वेक्टर r डिवाइडेड बाय मॉड r। तो वेक्टर r कितना है, i प्लस k और डिवाइडेड बाय मॉड r। तो मॉड क्या होता है, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस y क्या होता है j का गुणांक, तो j नहीं है तो j का गुणांक 0 हो जाएगा, प्लस k का गुणांक 1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा i प्लस k डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 रूट 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। चलिए, अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 14। तो जरा देखते हैं क्या है सवाल। दिखाएं कि सदिश i प्लस जे प्लस के तथा दिखाएं कि सदिश i प्लस जे प्लस के अक्षों OX, OY तथा OZ से समान रूप से झुकी है। तो ये पहले हम लोग सवाल को समझते हैं क्या है प्रॉब्लम। तो दिखाएं कि सदिश, एक सदिश है i प्लस जे प्लस के, और हम लोग को प्रूव करना है कि जो सदिश है वो अक्षों, OX मतलब क्या हुआ x अक्ष, OY मतलब y अक्ष, OZ मतलब z अक्ष। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो सदिश है वो तीनों अक्षों से समान रूप से झुकी है। समान रूप से झुकी है का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो सदिश जो है वो तीनों अक्षों से समान कोण बनाती है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो सदिश है वो सदिश का तीनों अक्षों से बनाया गया कोण जो है वो समान है। तो ये हम लोग को साबित करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सदिश का तीनों अक्षों से बनाया गया कोण निकाल लेते हैं। अगर वो कोण बराबर आ गया तो प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग पहले मान लेते हैं, माना सदिश, सदिश को कुछ मान लेते हैं r, वेक्टर r बराबर i प्लस जे प्लस के अक्षों से क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है। हम लोग ये मान लिए कि जो सदिश है वो अक्षों से, तीनों अक्षों से, मतलब x अक्ष से अल्फा, y अक्ष से बीटा और z अक्ष से गामा कोण बनाता है। तो बताइए कि सदिश का डायरेक्शन कोसाइन, दिक् कोज्या क्या होगा, सदिश r का dc डायरेक्शन कोसाइन ये होता है cos अल्फा cos बीटा cos गामा। ठीक है, होता है।
अच्छा, अगर कोई सदिश xi प्लस yj प्लस zk के रूप में है तो सदिश का डायरेक्शन कोसाइन का एक फॉर्मूला होता है x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, y बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और z बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस डेरिवेशन को हम लोगों ने अपने थ्योरी वाले लेक्चर में इसको डिराइव किया था। तो r का dc सूत्र के हिसाब से क्या होगा, x बाई, तो x का काम कौन कर रहा है 1, तो x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, ये हो गया x बाई। अगला हो जाएगा y बाई, तो 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस 1 प्लस 1, फिर हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस 1 प्लस 1। तो वेक्टर r का dc सॉल्व कर लीजिए 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3 होगा। तो अब आप ये बताइए कि इस वेक्टर r का dc ये भी है और इस वेक्टर r का dc ये भी है, तो जब दोनों dc है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को इक्वेट कर देंगे। चलिए, ये भी dc है और ये भी dc है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। इसका मतलब कि cos अल्फा किसके बराबर होगा, cos अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3, तो अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाई रूट 3, cos बीटा इज इक्वल टू ये cos अल्फा इसके इक्वल हो गया, cos बीटा इज इक्वल टू भी 1 बाई रूट 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि बीटा बराबर cos इनवर्स 1 बाई रूट 3 और cos गामा, ये देखिए cos गामा ये भी 1 बाई रूट 3 होगा। तो इसका मतलब कि गामा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाई रूट 3। तो यहाँ अल्फा का वैल्यू भी cos इनवर्स 1 बाई रूट 3 आ गया, बीटा का वैल्यू भी cos इनवर्स 1 बाई रूट 3 आ गया और गामा का वैल्यू भी cos इनवर्स 1 बाई रूट 3 आ गया। तो यहाँ क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। इससे क्या प्रूव हुआ, इससे ये प्रूव हुआ कि जो तीनों अक्षों से ये सदिश है वो तीनों अक्षों से बराबर कोण बनाता है। इसको नोट करिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 18। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। तो त्रिभुज ABC के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आपको बताना है कि त्रिभुज ABC के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन गलत है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैंने अपने थ्योरी वाले लेक्चर में ये बताया था कि किसी भी त्रिभुज ABC में जो योग का त्रिभुज नियम है उसको हम लोग 6 तरीके से लगा सकते हैं। तो अब उसमें से 4 तरीका इसमें दिया हुआ है जिसमें कि एक गलत है, वही जो गलत है उसी को हम लोग को पहचान करना है। तो इसको बनाने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग को समझना होगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, आप नोट में करके इस कॉन्सेप्ट को आप लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर कोई वेक्टर है AB, ठीक है, तो AB वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं माइनस वेक्टर BA। AB वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वेक्टर BA। ये कैसे होगा जरा देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि 2 बिंदु है, एक है A दूसरा है B। तो वेक्टर AB मतलब हुआ वेक्टर AB का जो डायरेक्शन है वो A से B की ओर हो गया। अच्छा, यहाँ पर इसी 2 बिंदु को फिर से लिखते हैं, A और B दोनों का लेंथ बराबर है और BA वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो इधर हो गया B से A की ओर। अब आप ये बताइए कि AB वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है, वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो AB के लंबाई के बराबर हो जाएगा। और BA वेक्टर का जो परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ BA, वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो BA के लेंथ के बराबर होगा। अच्छा, AB का लंबाई और BA का लंबाई, ये दोनों का लंबाई बराबर होगा, तो BA के लंबाई को हम लोग AB लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर AB का मॉड और वेक्टर BA का मॉड, मतलब दोनों का जो परिमाण है वो बराबर है। वेक्टर AB का परिमाण और वेक्टर BA का परिमाण ये बराबर है। अब आप ये बताइए कि माइनस वेक्टर BA मतलब क्या हुआ। माइनस वेक्टर BA का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सदिश, माइनस वेक्टर BA का मतलब हुआ कि इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 इंटू BA, ठीक है। तो -1 इंटू BA लिख दिए। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर BA में -1 से मल्टीप्लाई किए और किसी भी वेक्टर में अगर आप नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया वेक्टर बनता है
उस वेक्टर का डायरेक्शन उस वेक्टर के जिसे आप मल्टीप्लाई किए हैं उसके विपरीत होता है। जैसे बी ए वेक्टर से में हम लोग -1 से मल्टीप्लाई किए, इसका मतलब कि बी ए वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा और उसमें -1 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस बी ए का जो डायरेक्शन होगा वो बी ए के अपोजिट होगा। तो बी ए का डायरेक्शन है बी से ए की ओर, तो बी ए का अपोजिट डायरेक्शन कौन होगा? तो ए से बी की ओर। इसका मतलब कि माइनस बी ए का जो डायरेक्शन है वो बी ए के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, और बी ए का डायरेक्शन किधर है? बी से ए की ओर। तो बी ए का अपोजिट डायरेक्शन कौन होगा? ए से बी की ओर। इसका मतलब कि माइनस बी ए का जो डायरेक्शन है वो किधर होगा? ए से बी की ओर। तो इसका मतलब कि माइनस बी ए जो वेक्टर है वो ए से बी की ओर डायरेक्शन होगा, मतलब ए बी वेक्टर के बराबर होगा। तो माइनस बी ए वेक्टर बराबर ए बी होता है। मतलब जब वेक्टर में हम लोग क्रम को बदल देते हैं तो एक माइनस आ जाता है। तो ये हमारा हुआ एनालिटिकल अप्रोच, मतलब तर्क से हम लोग इसको प्रूव किए। एक मैथमेटिकल अप्रोच से भी हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, वो देखिए कैसे है। तो ए बी वेक्टर बराबर क्या होता है? ए बी वेक्टर का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, ए बी वेक्टर बराबर, और माइनस बी ए वेक्टर बराबर क्या होता है? माइनस, और बी ए वेक्टर मतलब क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ, यहां देखिए बी ए वेक्टर, ये माइनस तो बाहर है ही, बी ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अब बताइए इसमें माइनस से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। इसका मतलब कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पहले होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, और ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अगर इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं, तो समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 इसको मान लीजिए, तो समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 में है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो समीकरण 1 का आरएचएस क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और समीकरण 2 का आरएचएस क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो दोनों का जब आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी बराबर होगा। इसका मतलब कि समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या निष्कर्ष निकला? तो 1 का एलएचएस है वेक्टर ए बी बराबर माइनस वेक्टर बी ए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा प्रूफ है ये मैथमेटिकल प्रूफ है और ये एनालिटिकल प्रूफ है, मतलब इसको हम लोग तर्क से प्रूव किए और इसको हम लोग मैथमेटिक्स से प्रूव किए। तो दोनों स्थिति से एक निष्कर्ष निकल के सामने आया कि वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस वेक्टर बी ए। इसको नोट करिए। चलिए, तो अब हम लोग इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि जरा ये प्रॉब्लम हमारा कैसे बनेगा। अच्छा, इसी तरह से सिमिलरली वेक्टर सी डी बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस वेक्टर डी सी। वेक्टर सी डी बराबर क्या लिख सकते हैं? माइनस वेक्टर डी सी। वेक्टर पी क्यू बराबर लिख सकते हैं माइनस वेक्टर क्यू पी। मतलब अगर इसके क्रम को हम लोग बदल देंगे तो एक माइनस आ जाएगा, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए, अब अपने प्रॉब्लम पे आते हैं। अब देखिए ये एक ट्रायंगल है त्रिभुज एबीसी, एबीसी। तो इसमें से हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका गलत है, सही नहीं है। तो पहले हम लोग पहला ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? ए बी प्लस बी सी, ए ऑप्शन। तो पहले हम लोग ट्रायंगल और लगा के देख लेते हैं, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी प्लस बी सी। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या होता है? तो बी से बी हमारा कैंसिल हो जाता है और ये हो जाएगा ए सी। ये तो हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बोल रहा है। अब आइए,
AB प्लस BC बराबर, इसके क्रम को बदलिए, तो इसके क्रम को बदलिएगा तो ये हो जाएगा माइनस CA हो जाएगा, ये माइनस CA को इधर लाइए, तो AB प्लस BC माइनस CA इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस CA और इज इक्वल टू 0। देखिए ये ऑप्शन AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0, इसका मतलब कि A ऑप्शन सही है और हम लोगों को वो ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है जो सही नहीं है, तो इसका मतलब कि A हमारा आंसर नहीं होगा, A तो सही है, हम लोग को कौन सा बताना है जो सही नहीं है। तो अब हम लोग किसका जांच करेंगे, B का, तो हमारा B ऑप्शन क्या है, AB प्लस BC, जो B ऑप्शन है वो है AB प्लस BC माइनस AC बराबर 0, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC और माइनस AC को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा प्लस AC, तो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, यहाँ देखिए B से B हमारा कैंसिल हो जाएगा, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, तो A भी सही हो जाएगा, B भी सही है। अब C ऑप्शन का जांच करिए, C ऑप्शन क्या है, AB प्लस BC माइनस CA इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या होगा, AB प्लस BC, ये माइनस CA उधर जाएगा इज इक्वल टू CA, तो त्रिभुज के योग का त्रिभुज नियम के हिसाब से AB प्लस BC बराबर क्या होना चाहिए, AB प्लस BC बराबर B से भी कैंसिल होगा, तो AB प्लस BC बराबर AC होना चाहिए और हमारा इसमें आ रहा है CA, तो यही हमारा गलत है, यह सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या होना चाहिए, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होना चाहिए, तो C ऑप्शन गलत है। D को भी जांच कर लेते हैं, D ऑप्शन हमारा क्या है, AB माइनस CB, AB माइनस CB प्लस CA इज इक्वल टू 0, यही है, तो इसको AB, इसके क्रम को बदलिए, तो CB वेक्टर है, जब क्रम बदलिएगा तो एक माइनस आ जाएगा और माइनस पहले से है, तो ये हो जाएगा प्लस, और क्रम बदल दिए तो BC प्लस CA इज इक्वल टू 0, तो AB प्लस BC प्लस CA, मतलब जो ऑप्शन हमारा D है वही ऑप्शन A भी है। देखिए AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0, तो अभी हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था कि ये ऑप्शन A जो है वो सही है, AB प्लस BC प्लस CA, और जो ऑप्शन A है वही D है, इसका मतलब कि A भी सही है, D भी सही है, B भी सही है, गलत कौन है, C, तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, C हो जाएगा, इसको नोट करिए। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 19, तो यदि वेक्टर A तथा वेक्टर B दो संरेख सदिश हैं तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, जो गलत है वो आंसर हो जाएगा। तो सवाल में क्या है कि वेक्टर A तथा वेक्टर B दो संरेख सदिश हैं। अब संरेख सदिश किसको बोलते हैं, तो संरेख सदिश वैसे सदिश को बोलते हैं जिनका दिशा या तो समान हो, एक ही दिशा हो, या फिर दिशा एक दूसरे के विपरीत हो। दो सदिश का दिशा अगर समान होगा तो भी वे संरेख होंगे और दो सदिश का दिशा अगर विपरीत होगा तो भी वे संरेख होंगे। अब आइए पहला ऑप्शन क्या है, बारी बारी से हम लोग चारों ऑप्शन को चेक करेंगे। तो वेक्टर B बराबर लेमडा इंटू वेक्टर A, वेक्टर B बराबर लेमडा इंटू वेक्टर A, जहां लेमडा जो है वो क्या है, अदिश है। अब आप ये बताइए कि अगर लेमडा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, कोई भी धनात्मक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो अगर लेमडा का वैल्यू धनात्मक होगा तो वेक्टर B और वेक्टर A का दिशा सेम होगा, और अगर लेमडा का वैल्यू ऋणात्मक होगा -1 -2 -3, तो वेक्टर A और वेक्टर B का दिशा विपरीत होगा। अगर वेक्टर A और वेक्टर B का दिशा समान होगा तो भी वे समांतर सदिश होंगे या संरेख सदिश होंगे, और अगर वेक्टर A और वेक्टर B का दिशा विपरीत होगा तो भी वे संरेख सदिश होंगे। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर लेमडा का वैल्यू अगर अदिश राशि है, चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, तो ये कंडीशन किसका है, संरेख का है, तो यह कथन सत्य है, यह सत्य है, क्योंकि संरेख का वैसे भी संरेख का तो कंडीशन ही यही होता है, दो सदिश के संरेख होने का कंडीशन यही होता है कि अगर एक सदिश दूसरे सदिश का अदिश गुणन हो तो दोनों सदिश जो है वो संरेख होते हैं, तो ये सही है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बी में आइए, बी में है A इक्वल टू वेक्टर A इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर B, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर B में किससे मल्टीप्लाई हुआ है, वेक्टर B में प्लस माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, +1 या -1, तो +-1 जो है वो
वो कैसा राशि है, वो एक अदिश राशि है। तो यहाँ एक सदिश जो है वो दूसरे सदिश का अदिश गुणन है। देखिए ये इसी रूप का है। यहाँ लेमडा का वैल्यू क्या है, +-1, तो लेमडा कोई भी अदिश राशि हो सकता है। इसका मतलब कि ये भी सही है, यह भी सत्य है। ऐसे भी आप सोचिए ना कि अगर वेक्टर a बराबर वेक्टर b होगा तो a और b का दिशा समान होगा। अगर वेक्टर a बराबर माइनस वेक्टर b होगा तो a और b का दिशा विपरीत होगा। अगर a और b का दिशा समान होगा तो भी संरेख कहलाएगा, a और b का दिशा विपरीत होगा तो भी संरेख कहलाएगा। इसका जो तीसरा ऑप्शन है सी, वो क्या है कि वेक्टर a तथा वेक्टर b के क्रमागत घटक समानुपाती हैं। ये जरा थोड़ा सा घुमाया हुआ है, इसको हमको समझना पड़ेगा। वेक्टर a और वेक्टर b के क्रमागत घटक समानुपाती है। यहाँ कंडीशन क्या दिया हुआ है कि वेक्टर a और वेक्टर b दो संरेख सदिश है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं, माना वेक्टर a बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k। वेक्टर a बराबर कुछ मान लिए, वेक्टर b बराबर मान लेते हैं b1i प्लस b2j प्लस b3k। ठीक है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि a तथा b दो संरेख सदिश हैं। तो अगर a और b दो संरेख सदिश होगा तो इसका मतलब कि वेक्टर a बराबर लेमडा इंटू वेक्टर b होगा, तभी संरेख होगा। तो वेक्टर a बराबर लेमडा इंटू वेक्टर b होगा। अब वेक्टर a को लिखिए, तो वेक्टर a कितना है, a1i प्लस a2j प्लस a3k इज इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर b के जगह पर b1i प्लस b2j प्लस b3k। ऐसा करिए, इसको पहले आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए। अब आइए, आप ये बताइए कि यहाँ i का गुणांक कितना है, a1, और यहाँ i का गुणांक कितना है, लेमडा इंटू b1। तो a1 बराबर लेमडा इंटू b1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सदिश बराबर है। तो दोनों सदिश बराबर तभी होगा जब i का गुणांक इधर से और i का गुणांक उधर से बराबर हो, j का गुणांक भी बराबर हो और k का गुणांक भी बराबर हो। तो a1 बराबर लेमडा b1 हो गया। इसका मतलब कि a1 बाई b1 बराबर क्या हो गया, लेमडा। ये तो i के गुणांक को बराबर किए, तो a1 बाई b1 बराबर लेमडा आ गया। अब j का गुणांक यहाँ कितना है, a2, और यहाँ j का गुणांक कितना है, लेमडा इंटू b2। तो a2 बराबर हो जाएगा लेमडा इंटू b2। अब यहाँ से a2 बाई b2 बराबर लेमडा हो जाएगा, b2 को डिवाइड कर देंगे। k का गुणांक कितना है, a3, और यहाँ k का गुणांक कितना है, b3 लेमडा। देखिए k का गुणांक है b3 इंटू लेमडा, तो b3 नीचे आएगा, तो a3 बाई b3 इज इक्वल टू लेमडा। अब आप बताइए कि a1 बाई b1 का जो अनुपात है, a1 और b1 का अनुपात, वो लेमडा है। a2 और b2 का अनुपात वो भी लेमडा है। a3 और b3 का अनुपात वो भी लेमडा है। इसका मतलब कि जो दोनों सदिश के क्रमागत घटक हैं, घटक कौन होता है, अगर कोई सदिश xi प्लस yj प्लस zk के रूप में है तो x y z उसका घटक होता है। तो वेक्टर a का घटक कौन है, a1 b1 c1, और वेक्टर b का घटक वेक्टर a का घटक कौन है, a1 a2 a3, और वेक्टर b का घटक कौन है, b1 b2 b3। तो दोनों का घटक जो है वो a1 बाई b1। देखिए वेक्टर a में जो i का गुणांक था और वेक्टर b में जो i का गुणांक था उसका अनुपात लेमडा है। वेक्टर a में जो j का गुणांक था a2 और वेक्टर b में जो j का गुणांक था b2, इसका अनुपात भी लेमडा है। वेक्टर a में जो k का गुणांक था a3 और वेक्टर b में जो k का गुणांक था b3, उसका भी अनुपात क्या है, बराबर। इसका मतलब कि ये समानुपाती हैं, इसके जो क्रमागत घटक हैं वो क्या है, समानुपाती है। और यही ना ऑप्शन बोल रहा है कि वेक्टर a तथा वेक्टर b के क्रमागत घटक समानुपाती हैं। तो यहाँ वेक्टर a तथा वेक्टर b के क्रमागत घटक समानुपाती हैं। इसका मतलब कि ये ऑप्शन भी सही है। अगर दो सदिश संरेख होगा तो उनका जो क्रमागत घटक हैं वो समानुपाती होगा। तो ये ऑप्शन भी सही है, सी भी सही है। अब डी पर जरा जांच कर लेते हैं।
तो डी है हमारा कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी की दिशा समान परंतु परिमाण भिन्न है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी की दिशा यहाँ समान है। सवाल आपका क्या है कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दो संरेख सदिश हैं, तो अगर दो संरेख सदिश हैं तो उनका दिशा समान भी हो सकता है और विपरीत भी हो सकता है। ये क्या बोल रहा है कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी की दिशा समान है, जबकि सही क्या है कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी संरेख हैं तो वेक्टर ए और वेक्टर बी की दिशा समान भी हो सकता है और विपरीत भी हो सकता है। ऑप्शन डी में क्या लिखा है कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी की दिशा समान है, तो यही ऑप्शन गलत है। सही क्या होना चाहिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी की दिशा या तो समान हो या विपरीत हो। तो ऑप्शन डी यहाँ डी असत्य है। तो डी असत्य है मतलब यही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि सवाल में जो गलत है वही आंसर देना है। इसको नोट करिए। तो एक्सरसाइज 10.2 में जो भी डाउट बच्चों ने पूछा है वो सारा डाउट हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में अगला जो एक्सरसाइज है 10.3 उसका मैं थ्योरी आपको दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।